नमस्कार दोस्तों। सनसनीखेज कहानियों के लिए सुप्रसिद्ध सुरेंद्र कहानियां यूट्यूब चैनल के लिए आज हम आपसे एक ऐसे व्यक्तित्व को मिलाने जा रहे हैं जो पूरे देश में हो रही सभी घटनाओं पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। उनका नाम है एडवोकेट रविंदर कुमार। रविंदर कुमार जी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और राजनीतिक मामलों के गहरे जानकार। उनसे जानेंगे कि आजाद हुए देश को 75 साल हो गए, बावजूद इसके हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, पुलिसिंग और राजनीतिक गतिविधियां दूषित हैं। समाज को मजबूती प्रदान करने के लिए, लोकतांत्रिक देश को चलाने के लिए जैसी व्यवस्था होनी चाहिए वैसी व्यवस्था अभी नहीं बन पाई है। इन्हीं सब मुद्दे पर चर्चा करेंगे रविंदर कुमार जी से। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि अंग्रेजों के जमाने का जो पुलिस मैनुअल है उस हिसाब से ही हमारे देश की पुलिसिंग व्यवस्था चल रही है और सारी एजेंसियां भी उसी हिसाब से काम कर रही हैं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, रा हो और एनसीबी हो। तो इसमें किस तरह का सुधार होना चाहिए और वर्तमान समय में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उससे कितनी सीख लेना चाहिए राजनीतिज्ञों को और हमारे न्यायाधीशों को? हिंदुस्तान में कानून का पालन करने वाली जो जितनी भी संस्थाएं हैं वो एक तरह से हम कहते हैं कि फॉर्मल ड्रेस वाली संस्थाएं हैं, खाकी वर्दी वाली संस्थाएं हैं, जिन्हें हम लोग पुलिस बोलते हैं। और पुलिस की रेपुटेशन हिंदुस्तान में इतनी खराब है कि अगर आप किसी भी आदमी से पूछो कि पुलिस के बारे में आपकी क्या राय है तो वो कहेगा ये भ्रष्ट लोग हैं। तो पुलिस का ये चाल चरित्र और चेहरा, इस ड्रेस की जो बदनामी है वो आप देखते हैं कि हिंदुस्तान के आज़ाद होने से पहले भी, अंग्रेजों के टाइम भी थी, क्योंकि पुलिस का काम था, वो औपनिवेशिक ब्रिटिश राज की पुलिस थी और उसका काम था लोगों को आतंकित करके काबू में रखना। देश के आज़ादी के बाद जो है पुलिस मैनुअल में कुछ सुधार के लिए भी बहुत सारी बातें हुई और लॉ कमीशन ने भी कहा कि पुलिस सुधार होना चाहिए और बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कई अपनी कड़ी जो है अपनी रिकमेंडेशन दी है कि गिरफ्तारी के बाद किस तरह आपको जो है अभियुक्त से या मुजरिम से व्यवहार करना है, किस तरह आप उसको उसके मानवीय अधिकारों की रक्षा करनी है। देश में मानव अधिकार आयोग भी है जो आजकल जो खुद कहता है कि मानव अधिकार जो है खत्म कर देने चाहिए। तो ये उल्टी से उलट बातचीतें देश में चल रही हैं। लेकिन पुलिस की कुल मिलाकर रेपुटेशन बड़ी खराब है और मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 7 साल में जब से मोदी सरकार आई है देश में, केंद्र में, तब से पुलिस का मतलब ये हो गया, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का मतलब ये हो गया है कि लोग पैसा लेते हैं, मामले को सेटल करते हैं और एक तरह से कानून का जितना दुरुपयोग ये संस्थाएं करती हैं वो कोई नहीं करता। अच्छा, ये बताइए कि हर राज्य की पुलिस अपने मुख्यमंत्री के महतात ही पूरी तरह से काम करती है। आप यूपी में देख सकते हैं, योगी आदित्यनाथ जो चाहते हैं वो करते हैं। महाराष्ट्र में देख लीजिए, उद्धव ठाकरे ने जो सुशांत सिंह राजपूत केस था उसको किस तरह से उलझाया, कंगना रनौत को प्रताड़ित किया, फिर कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और उनको जो है बीजेपी ने भी सपोर्ट किया। तो ये राजनेता और खासतौर से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लोग जो है इस चीज से कब बात आएंगे? देखिए, पुलिस का मतलब है कि वो कोडिफाई एजेंसी है। आपके पास आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है और सीआरपीसी एक्ट में तो 1973 में पूरा आमूलचूल बदलाव भी किया गया। उसके बाद अलग अलग राज्यों के जो जेल मैनुअल है उनको बदला गया। लेकिन उनका लुभाव अंततः ये आता है कि पुलिस में जो वर्बल ऑर्डर होते हैं, ओरल ऑर्डर होते हैं, वो पालन होते हैं और जो लिखित ऑर्डर होते हैं वो कम होते हैं। और इसके पुलिस में जो है जो अफसर चाहता है उसकी तानाशाही चलती है और माताहत जो आदमी है वो उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता। तो इसके लिए आप जैसे वकील कुछ क्यों नहीं प्रयास करते हैं या क्यों प्रयास नहीं किए कि पुलिस को ऐसे छुट्टा जो है गुंडागर्दी करने के लिए छोड़ दिया जाएगा? आप जैसे वकीलों का भी तो कोई दायित्व है समाज के लिए। आप एक बात समझिए कि वकील तो बहुत बाद में आते हैं। कानून कौन बनाते हैं? कानून आपके वो लोग बनाते हैं जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं, जो राज्यसभा और लोकसभा में जाते हैं, जो राज्यों की विधानसभा में जाते हैं, विधान परिषद में जाते हैं, वो कानून बनाते हैं। और जब कानून बन रहा होता है तो आप देखिए कि कभी भी आप देखिए पिछले 7 साल, क्या मैं कहता हूँ अगर हम 70 साल भी देखें तो 1996 के बाद जो है संसद और विधानसभाएं एक तरह से मछली बाजार में बन गई हैं। विधायी काम जो है, दे आर द लॉ मेकर, यानी संसद का काम क्या है? लॉ बनाना। विधानसभा का काम है लॉ बनाना। लेकिन आप देखेंगे उसमें एक तो जितने लोग जनता चुनती है वो सारे अनपढ़ जाहिल गंवार होते हैं। वो कोई जो है अपने कानून की किताबों को नहीं पढ़ते, उनको ना पढ़ने का तरीका आता है, ना वो पढ़ना चाहते हैं। दूसरे, जब वो बिल जो है लोकसभा या राज्यसभा में या विधानसभा में पेश होते हैं उस समय उस पर कोई बहस नहीं होती।
चर्चा नहीं करने देते। किसानों के 3 बिल जो हैं जिनको पास करने में सिर्फ जो है 1.5 सेकंड का समय लगा। अब 1.5 सेकंड में जो उपाध्यक्ष है, जो उपसभापति था उस समय राज्यसभा में, वो कहता है आइज हैव इट, आइज हैव इट। यानी अगर मैं यूं करके भी अगर 250 लोगों को देखूं तो उसमें भी मुझे जो है कम से कम 5 मिनट चाहिए, लेकिन वो 1.5 सेकंड में उसने जो है तीनों किसान बिल पास कर दिए। और एक भी अगर वो पूरी की पूरी अगर हम उसकी जो डिबेट है उसे मैंने देखा तो वो ऐसी खतरनाक डिबेट है जिसमें पता चलता है कि संसद में या तो जाहिल लोग बैठे हैं या गुलाम लोग बैठे हैं या ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें बोलने नहीं दिया गया। यहीं पे एक सवाल, संसद में जाली, गुलाम, अनपढ़, गंवार लोग अगर बैठे हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट को जो है स्पेशल अधिकार प्राप्त है कि किसी भी कानून में जो मूल भावना है डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, उसके विरुद्ध अगर संसद कोई कानून बनाता है तो उसको संशोधित करने के लिए जो है उसको ना मानने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। इसीलिए न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका का सिस्टम है। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उनकी पूरी बेंच ऐसा क्यों नहीं करती है कि जाहिल गंवार लोग जो अपनी मनमर्जी ना चला पाए? देखिए, लोकतंत्र जो है आप उसको एक बात समझिए, लोकतंत्र का मतलब है जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। अब जनता के लोग ये तय कर लें कि हमें जाहिल आदमी को चुनना है तो वो जीता जाएगा, और अगर पार्टियां ये तय कर लें कि हमें जाहिल आदमी को ही खड़ा करना है। यानी मैं इसका एक उदाहरण देता हूं कि अगर 4 शहर के सबसे बड़े गुंडे 4 पॉलिटिकल पार्टियों के टिकट ले लें और वो जो है चुनाव में खड़े हो जाए, तो आप अगर नोटा का भी इस्तेमाल करेंगे तब भी उन चारों में से एक बदमाश जरूर जीतेगा, और जैसे वो जीतेगा आप सोचेंगे कि लेसर इवल चुन ले। इसका हल क्या है? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हल ये है कि अगर एक औरत है और उसको 4 बदमाश पकड़, आप उसी बात को घुमा, मैं ये कह रहा हूँ इस कुप्रथा का, इस अव्यवस्था का लोकतांत्रिक व्यवस्था में कैसे हल होगा, उसको कैसे रोका जा सकता है? पहले मैं उदाहरण देके वही समझा रहा हूँ कि अगर एक औरत को 4 गुंडे बदमाश पकड़ लें और कहेंगे हम तेरे साथ बलात्कार करेंगे, लेकिन अगर तू चाहती है, हम लोकतंत्र में यकीन करते हैं, तो अपनी मर्जी का आदमी चुन ले कि मेरे को किससे रेप कराना है, तो वो ढूंढेगी कि ये आदमी सबसे कमजोर है, सबसे पतला है, ये सबसे कम मुझे नुकसान पहुंचाएगा, वो कहेंगे मैं इसके तैयार हूँ। तो लोग कहेंगे, तो हमारा चुनाव आयोग कहेगा कि लोकतंत्र की जीत हुई है, जनता ने अपनी मर्जी से उस आदमी को चुना है जो उससे रेप करे। तो इसका मतलब चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है? एक भी संस्था हिंदुस्तान में आज के समय अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही। आप ये समझिए कि अगर हम कहें कि हिंदुस्तान में जितनी भी संस्थाएं हैं आज के दिन उनकी हालत जो है मिट्टी के लोधे की तरह है, कूड़े की तरह है, करकट की तरह है, वो अपनी भूमिकाओं को नहीं जानती, भूल गई। सब जो लोग हैं वो संस्थाओं में बैठे हुए लोग जो है, उन संस्थाओं की मैंने उदाहरण दिया आपको कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इस बात पर आज के दिन एक जो है सेमिनार कर रहा है कि मानव अधिकार से आतंकवाद को रोकने में रुकावट आ रही है। यानी कि वो कह रहा है कि मेरे को जो है मेरे गाल पे थप्पड़ मारो, हम जो ये मानव अधिकार आयोग वाले हैं हम बेवकूफ हैं, गधे हैं, हम सुअर हैं, हम जो है देश में नक्सलवाद को बढ़ा रहे हैं। अच्छा, एनसीबी पे आ जाते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एनसीबी के मार्फत जिस तरह से जो है आर्यन खान और उसके दोस्तों को अरेस्ट किया और पूरा जो है नाटक नौटंकी इतने दिन चली, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? एनसीबी जो है, अगर हम पूरे हिंदुस्तान के एनसीबी को छोड़ दें, सिर्फ महाराष्ट्र की एनसीबी पे आ जाए, तो आज के दिन हमें लगता है कि उसका पूरा व्यवसायीकरण या अपराधीकरण जो है, जो समीर वानखेड़े उसने कर दिया है। और वो पहले तय करता है कि हमें कौन सी, जैसे आप बकरी खरीदने जाते हैं, मुर्गी खरीदने जाते हैं तो चुनते हैं, या सब्जी खरीदने जाते हैं, कौन सी ज्यादा मोटी सब्जी है, कौन सी ज्यादा मोटी मुर्गी है। तो वो पहले सेलेक्टिव लोगों को टारगेट करता है कि भाई रिया चक्रवर्ती है, इसको करूंगा तो मेरे को बड़ा पैसा मिलेगा, फलाने को बुलाऊंगा तो उसे करूंगा, आर्यन खान को क्योंकि उसके बाप के पास 6500 करोड़ रुपए है तो उससे पैसा लूंगा तो 100। तो ये जो है एनसीबी इस समय उस लोगों की तरह, गिरोह की तरह बात कर रही है जो बच्चों का अपहरण करते हैं और उनके माँ बाप से। तो इसका मतलब आर्यन खान से पहले एनसीबी के जो अधिकारी थे वो सही दिशा में काम कर रहे थे? ना, मैं अभी, चूंकि जब एक फोड़ा होता है, जब वो फूटता है तब पता चलता है यहाँ फोड़ा था। ये नहीं है कि मैं चीरा लेकर डॉक्टर जो है पहले खड़ा हो जाए जी हर जगह मैं आपका चीरा लगाऊंगा। जहां फोड़ा होता है वहीं ऑपरेशन करना पड़ता है। आज के दिन जो है आप समझिए समीर वानखेड़े एक बहुत बड़ा कैंसर का फोड़ा है, अगर वहां का इलाज करोगे तो बाकी को सीख मिलेगी कि हम ऐसा करेंगे। एक समीर वानखेड़े था, वो बड़ा लुटेरा था, वो कानून का दुरुपयोग करता था, उसको सजा मिली। जिस तरह हम रावण को याद करते हैं कि दूसरे की बीवी को चुरा के ले जाएगा तो तेरे साथ ये होगा, अगर समीर वानखेड़े का ये उदाहरण लोगों के सामने होगा तो बाकी एनसीबी, सीबीआई, ईडी, एनआईए और ये जो सीबीडीटी वगैरह सारी संस्थाएं सुधर जाएंगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो है बहुत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही हैं और अभी ये खबर आई है कि करीब 2-3 हजार बसों का इंतजाम किया गया है वहां पब्लिक ढोल के ले जाने के लिए, ताकि योगी मोदी जी की सभाएं जो है कामयाब की जाए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये आप सीधा समझिए कि जेवर एयरपोर्ट का तीसरी बार उद्घाटन होना है।
पहली बार इसको जो कंसीव किया था या जो इसको मुद्दे को उठाया था वो जो था मायावती की सरकार ने उठाया था, और मायावती ने कहा था केंद्र सरकार से कि यूपी में एक एयरपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद 2012 में जब उनकी सरकार बदल गई तो अखिलेश यादव ने, आपको पता होगा, कि इसके लिए भूमि अधिग्रहण करने की योजना शुरू की और उसका उद्घाटन किया। अब तीसरी बार मोदी जी और योगी जी में एक अवगुण या गुण है कि वो जिस चीज का इस्तेमाल हो चुका था वो उसका भी उद्घाटन कर सकते हैं। तो अब जो है मोदी जी और योगी जी जो है जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन, नहीं तो ऐसे तो मायावती के बाद अखिलेश ने भी किया था, तो आप मोदी योगी पे क्यों सवाल उठा रहे हैं? ऐसा है, वो तो एक आध बार कभी ऐसा हुआ क्योंकि वो डेवलपमेंट के प्रोसेस है, जैसे एक बिल्डिंग बन गई तो दूसरी बिल्डिंग का उद्घाटन कर सकते हो। लेकिन ये लोग तो पुराने के पुराने स्ट्रक्चर पे सिर्फ करते कुछ नहीं है, ईंट रखते नहीं है, ये जो सिर्फ अपना बोर्ड बदल के अपना बोर्ड लगा देते हैं। तो ये लोग अलग प्रवृत्ति के लोग हैं, ये नाम बदलू हैं, हर चीज का नाम बदल देते, हो सकता है एक दिन हमारा नाम बदल दें, उत्तर प्रदेश का नाम बदल दें, देश का नाम बदल दें। तो योगी जी और मोदी जी जो 2000 बसों की व्यवस्था कर रहे हैं सरकारी खर्चे पर ताकि जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो, तो ये सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग है, क्योंकि ये बेसिकली योगी और मोदी की सरकार ने जो है सरकारी समारोह और भाजपा के समारोह का जो अंतर है वो मिटा दिया है। तो ये तो सभी राजनीतिक दल करते हैं, चुनावी रैलियों को बढ़ा चढ़ा के कामयाब करने के लिए। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी हो चाहे राजीव गांधी हो, दिल्ली में जो है पूरे इलाके के झुग्गी झोपड़ी वालों को भर के बुलाया जाता था। यूपी में जो है लखनऊ में भी हर जगह जो बड़ी सभाएं जो होती थी, मायावती हो, मुलायम हो, अखिलेश हो, कोई कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा हो, सब करते हैं। तो अगर वो कर रहे हैं तो क्यों सवाल उठाती है मीडिया और आप जैसे भीड़ जो है जुटाना हर राजनीतिक दल का परम कर्तव्य है, मैं इसमें बुराई नहीं मानता। लेकिन यह है कि भीड़ जुटाने के लिए जिन बसों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनका पेमेंट कौन कर रहा है? उनका पेमेंट जो है, जो जिस काम के लिए आपने बुलाया है, अगर राजनीतिक पार्टी दे रही है, बीजेपी दे रही है अपने फंड से, तो हम उसकी आलोचना नहीं तो वो तो देती है, पार्टी ही देती है। आपको कैसे मालूम? आप ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी बस कैसे? वहां सुनिए, दिल्ली में डीटीसी की बसें जो है इस्तेमाल होती हैं, चुनाव आयोग की ड्यूटी में लगती है, तो उसका पैसा तो डीटीसी को चुनाव आयोग पेमेंट करता है, ये मुझे मालूम है। तो पेमेंट नहीं दिया है तो आपको ये कैसे पता कि आरोप लगा दिया आपने? अब आपने जो बात कही, हाँ। ये होना जो है मेरे पे नहीं है, हाँ। कि मैं सिद्ध करूं। योगी आदित्यनाथ जो है रैली के अगले दिन बताया कि हमने इतने करोड़ रुपए दे दिए हैं यूपी परिवहन निगम। अच्छा, एक प्रवक्ता होने के नाते और एक सुधी नागरिक होने के नाते, वकील होने के नाते, आप हमेशा सवाल योगी और मोदी से ही क्यों पूछना पसंद करते हैं और दूसरे राजनीतिक दलों को छोड़ देते हैं? इसकी क्या प्रमुख वजह है? ऐसा है, जो सत्ता में होगा हमारे उससे पूछे जाएंगे। ये तो रवीश भी कहता है। यही विपक्ष वाले की तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। विपक्ष वाले अगर विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है सर, विपक्ष की भी तो जिम्मेदारी है कि जनता को उतना जागरूक करें, जनता को जो है उतना अवेयर करके जो है आगे चले कि वोट जो है किस तरह से दिया जाना है। विपक्ष वाले भी तो वही करते हैं। जैसे आपने अभी उदाहरण दिया कि 4 गुंडे खड़े हो जाएं, तो चारों गुंडे तो बीजेपी के नहीं होते हैं ना, 3 तो दूसरे दलों के होते हैं। तो जिम्मेदार तो सभी हैं अव्यवस्था फैलाने के लिए। आप ये क्यों समझ रहे हैं कि मैं विपक्ष वालों को कोई सर्टिफिकेट दे रहा हूँ कि ये दूध के दुल्हे हैं? मेरा कहना यह है, लोकतंत्र एक सामूहिक जिम्मेदारी का काम है, उसमें सबकी बराबर जिम्मेदारी है। अमीर आदमी की भी, टाटा का भी एक वोट है, बिरला का भी वोट है, एक अंबानी का भी एक वोट है, अडानी का भी एक वोट है, और जो आदमी सड़क पे भीख मांग रहा है उसका भी एक वोट है, रिक्शे वाले का भी एक वोट है। तो यही तो लोकतंत्र की सफलता है। लेकिन हमें उस एक आदमी को, जो गरीब आदमियों से जागरूक करना है। और राजनीतिक दल क्या करते हैं? गरीब का वोट लेते हैं, काम अमीर का करते हैं। यही राजनीति में एक जो है, जैसे जयशंकर प्रसाद ने कहा था, एक उनकी लाइन बचपन में पढ़ते हैं लगातार, कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्यों हो मन की, एक दूसरे से मिल ना सके, ये है विडंबना जीवन की। तो ये हमारे जीवन की विडंबना यही है और उसी को हमें दूर करना। अच्छा, इस वक्त दिल्ली पुलिस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ जो पुलिस कमिश्नर हैं अस्थाना साहब, वो बहुत करीब माने जाते हैं मोदी जी और अमित शाह साहब के, तो वो कैसा काम कर रहे हैं आपके हिसाब से? देखिए, पुलिस के बारे में मेरी एक धारणा है, दिल्ली पुलिस के बारे में मेरी एक धारणा है। मैं रोज जब नहाता हूँ तो पहला वाक्य मैं यही याद करता हूँ कि दिल्ली पुलिस हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट, निकम्मी, नकारा पुलिस है। ये मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। और जब जब मेरा पुलिस से एनकाउंटर हुआ है, मैंने पाया कि पुलिस वाला सिर्फ पैसे मांगता है, गलत काम करता है। ये सारे भ्रष्ट लोग जो है ये देश का खून चूसते हैं। ये दिल्ली पुलिस के बारे में मेरी धारणा है। तो ये कैसे सुधरेगी? ये कैसे सुधरेगी? पुलिस पे निगाह रखनी पड़ेगी, पुलिस को सुधारना पड़ेगा, जहां वो गलती करेंगे उसकी शिकायत करनी पड़ेगी, उनके मुद्दों को उठाना पड़ेगा। लोग अगर हम ये मान ले कि ये पवित्र है, देवता है, ये तो कोई गलत काम करते ही नहीं, फिर तो पुलिस को सुधारनी दो। अच्छा सर, कुछ आप जैसे सीनियर वकील जो है उनका ये शगल है, ये शौक है कि वो जो है पब्लिक लिटिगेशन जो है इस तरह के मुद्दों पे डालते हैं ताकि जो है उनको लोकप्रियता मिले
और वो सरकार का और कोर्ट का टाइम भी खराब करते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, हमारे किसी भी मुकदमे में सरकार का या लोगों का जो है समय खराब नहीं हुआ है। हमने जो भी मुकदमा डाला है वो हम जीते हैं और उसकी हमने पूरी तरह से छानबीन की, प्रमाण जुटाए। मैंने खुद जो है अपने पास से अपनी जेब से लाखों रुपए खर्च किए हैं और तब मैंने जो है प्रॉक्सी कोई लिटिगेशन कभी नहीं किया। अपने बारे में मैं कह सकता हूँ, और ना मैं अखबार पढ़ के कभी मुकदमा डालता। अच्छा, प्रशांत भूषण के ऊपर 1 रुपए का जो हर्जाना किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसको आप किस नजर से देखते हैं एक वकील होने के नाते? वो तो सुप्रीम कोर्ट के जो उस समय के न्यायाधीश थे मिश्रा जी, उनको लगा कि अपनी इज्जत कैसे बचाएं। तो इज्जत बचाने के लिए उन्होंने, क्योंकि 1 रुपए से कम की रकम नहीं है, क्योंकि भारतीय मुद्रा के हिसाब से 1 पैसे का भी अगर होता ना चलन चलता, तो वो 1 पैसे की भी लगा सकते थे, 1 कौड़ी का भी कर सकते थे। लेकिन उन्हें चूंकि इस तरह की छूट नहीं थी, तो मिश्रा जी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए किया है। क्योंकि वो पूरा मुकदमा जो है, अमित मिश्रा जो है आज के समय में अगर उनके पूरे पुराने जो फैसले हैं जो उन्होंने अडानी के समर्थन में दिए हैं, उनकी जांच जो है खुद सुप्रीम कोर्ट की बेंचें कर रही हैं। वर्तमान चीफ जस्टिस कह रहे हैं इन सारे मुकदमों को खोलकर पढ़ेंगे। तो एक तरह से समझिए कि अदालत अगर किसी आदमी को डराने के लिए कहती है कि हम आप पे कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग करेंगे, तो कंटेम्प्ट करने के 100 तरीके हैं। ये नहीं है कि मैं सीधा कहूं कि ये फलाना मिश्रा जी जो है ये भ्रष्ट है। मैं कई तरह के कह सकता हूं कि जैसे जिसे सिमली कहते हैं कि किसी आदमी को गधा भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं गधे जैसा है, और कई बार ये भी कह सकते हैं कि गधे के बगल में रहता है। तो जैसे कि एक आदमी पे मुकदमा चला और उसने एक आदमी को कहा कि भाई ये गधा है, तो उसे मुकदमा कर दिया। तो इसका मतलब प्रशांत भूषण सही है? मैं ये नहीं कह रहा, हर मुकदमे की दृष्टि देखनी पड़ेगी। लेकिन प्रशांत भूषण पे जो 1 रुपए का जुर्माना कोर्ट ने किया, जिस मुकदमे में किया, वो जो है फैसला सुप्रीम कोर्ट का गलत था, मैं ये मानता हूं। तो प्रशांत भूषण को सजा मिलनी चाहिए थी उसमें? नहीं, मैं कह रहा हूँ वो फैसला ही गलत था। सजा तो दिया उन्होंने 1 रुपए की, तभी तो उन्होंने 1 रुपया जमा कराया। नहीं, आपने जैसे कहा कि 1 पैसे का भी होता तो वो देते, एक इज्जत बचाने के लिए। तो इसका मतलब इज्जत बचाने के लिए ना करके जो है कानून का राज स्थापित करने के लिए उनके खिलाफ कठोर जो है निर्णय लेना चाहिए। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा इस बात को। मैं तो मानता हूं कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है ये गलत एक्ट है। आप लोगों को इतना सभ्य और सुशील बनाइए कि वो कोर्ट की अवमानना ना करें। हमने देश के लोगों को जाहिल बनाया है। आप उन्हें इतना सुसंस्कृत, और देशों में तो नहीं होता है। किसी और देश में अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में या अमेरिका के, अच्छा, आप ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेल जाएंगे, वो क्या आधार होता है आपका कि जो आप हर मामले में कह देते हैं? अगर मुझे साफ लगता है कि इस आदमी ने गलत किया है, ये कानून का उल्लंघन कर रहा है, और अगर कानून अपना पालन करेगा तो ये आदमी जेल जाएगा, ये मैं कहता हूं। और मैं कहता ही नहीं, हमने नरसिम्हा राव को 3 साल की सजा, बूटा सिंह को 3 साल की सजा, वो देश के प्रधानमंत्री भी थे, गृह मंत्री भी थे, दोनों को करवाई थी। मैंने कई लोगों को सजा कराई है, लेकिन जब कराई है जब मैं उस बारे में पूरी तरह से निश्चिंत हो जाता हूं। तो मोदी जी के ऊपर आप आरोप लगाते हैं, तो उसमें कितना निश्चिंत हैं आप? उनके कौन से एक्ट पे निश्चिंत हैं? मैं 100% निश्चिंत हूँ। कौन सा एक्ट उनका है जिसमें वो जेल जाना चाहिए? अगर मैं बता दूंगा तो सबको बात खुल जाएगी। लेकिन मैंने इस बात की, जिस बातों को हम आज के दिन हम बात कर रहे हैं, यानी 10 नवंबर को जिस दिन हम बात कर रहे हैं, उससे पहले मैं कई चिट्ठियां जो है भारत के राष्ट्रपति को, सीबीआई को, सबको भेज चुका हूं। और उन्हीं मामलों में वो जेल जाएंगे जो मामले मैंने भेजे हैं, ये मैं कह सकता हूं। इट इज ऑन रिकॉर्ड। धन्यवाद।